नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग को लेकर जिस सच का इंतजार देश समेत पूरी दुनिया को था, उसकी गूंज आज संसद में सुनाई थी। सोमवार से शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से सवाल और सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिए गए। आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे बोलने आए। जवाब सरकार की ओर से खुद गृहमंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया। सीज फायर को लेकर विपक्ष ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी पर जो हमला कर रहा था, पीएम ने उसका भी जवाब दिया। अब सवाल यह कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग में सीज फायर का सच दुनिया के सामने आ गया है, यानी इस सवाल का जवाब मिल गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के जवाब से क्या विपक्ष के सभी सवालों का जवाब मिल गया है? और आखिर पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, इसका सटीक जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। पूरा देश और पूरी दुनिया पिछले कई दिनों से एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो बीते मई में सैन्य संघर्ष छिड़ा था, उसे रुकवाने में किसकी भूमिका थी। विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बाकायदा अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे। पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर किया था। वो लगातार ये कह रहे थे। राहुल कई बार उनको नरेंद्र, सरेंद्र इस तरह के शब्द भी कह चुके थे। आज ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जब राहुल गांधी के बोलने की बारी आई, तब भी उन्होंने बेहद ही आक्रामक तरीके से पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल ने यहां तक कहा कि पीएम को वो चुनौती देते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो सदन में ये कहें कि ट्रंप झूठे हैं। इसके बाद बारी प्रधानमंत्री मोदी के बोलने की थी। पीएम मोदी ने बिना किसी नेता का नाम लिए साफ तौर पर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कहा था। सुनिए। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान
बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। अब इसके अलावा भी राहुल गांधी ने आज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक तरफ तो पाकिस्तान पर हमले का आदेश दे दिया, दूसरी तरफ उसके हाथ भी बांध दिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार में पाकिस्तान से लड़ने की जो पॉलिटिकल विल है, इच्छा शक्ति है, वो है ही नहीं। सुनिए। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कहने कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. You तो राहुल गांधी आज पूरे आक्रामक फॉर्म में थे। वो भी ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी करके आए थे, क्योंकि सदन के बाद जिन मुद्दों को वो उठाते रहते हैं, आज सदन के भीतर भी एक एक करके उन पॉइंटर्स को उठाया। भले वो सीज फायर हो, भले वो सरेंडर हो, भले वो वहां पर ये कि हम जब एज पे थे तो हमने हाथ पीछे क्यों खींचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने खासकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है, बल्कि उसी की भाषा भी बोलती है। अब इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी साफ संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, जारी है। देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया था? और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है
कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो इससे पहले आज लोकसभा में सरकार की ओर से बड़े नेता के तौर पर खुद गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने आज सुबह जिस वक्त चर्चा की शुरुआत होनी थी वो की, सरकार की ओर से पक्ष रखा। अमित शाह ने अपने शुरुआती संबोधन में विपक्ष के उन आरोपों और सवालों का डिटेल तरीके से जवाब दिया जिसमें पूछा जा रहा था कि आखिर पहलगाम में वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी गए कहां। अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि कल यानी सोमवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर किया। ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे और तीनों पाकिस्तानी थे। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। तो अमित शाह ने बाकायदा तारीख दर तारीख बताया कि इन आतंकियों को कैसे सुरक्षा बलों ने पहले ट्रैप किया, फिर मार गिराया। लोकसभा में दिए अमित शाह के बयान के मुताबिक 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या की थी। इसके बाद आईबी को श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाचीगाम नेशनल पार्क के पास आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिलता है। इसके अगले दिन यानी 23 अप्रैल को 2025 को गृहमंत्री अमित शाह ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल वो मीटिंग करते हैं, जिसमें फैसला यह लिया जाता है कि आतंकी पाकिस्तान ना भाग जाएं, इसका पुख्ता इंतजाम सबसे पहले किया जाए। फिर 22 मई 2025 को आईबी के पास दाचीगाम इलाके में आतंकियों के कम्युनिकेशन सिग्नल मिले। ट्रैक करके आतंकियों की घेराबंदी का प्लान बनाया गया और 22 मई से 22 जुलाई के बीच आतंकियों की मौजूदगी वाली सूचना पूरी पुख्ता की गई। पुख्ता करने के लिए उनके कम्युनिकेशन सिग्नल की ट्रैकिंग लगातार की जा रही थी। 22 जुलाई को एजेंसी और सुरक्षा बलों को सेंसर के माध्यम से आतंकियों के होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद 28 जुलाई यानी कल सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के लिडवास जंगल में तीनों आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। आतंकियों और उसके पास से बरामद हथियारों की कई एंगल से जांच पड़ताल की गई, खोखे मैच करवाए गए, चंडीगढ़ लैब तक लाए गए। फिर यह साफ किया गया कि मारे गए आतंकी पहलगाम हमले वाले ही थे, पहलगाम हमले में शामिल थे। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में इसे सेना और अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन विपक्ष ने आतंकियों के एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर ये तीनों आतंकी कल ही क्यों मारे गए। अब इसका क्या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है, कोई राजनीतिक लाभ लेना, और लेना है तो कौन ले रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार के पास इन आतंकियों को पकड़ने के लिए जब इतने सारे तंत्र हैं, तो फिर पुलवामा में जो आरडीएक्स आया था वो गाड़ी आज तक पकड़ में क्यों नहीं आई है। ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं
हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? तो लोकसभा में आज चर्चा के दौरान हर नेता की जुबान पर सीज फायर का मुद्दा था कि क्या कुछ होता है, क्या सामने आता है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, लिहाजा पाकिस्तान को हमारी शरण में आना पड़ा, कोई और चारा बचा नहीं था। इसके बाद DGMO लेवल की बातचीत में सीज फायर पर सहमति बनी। शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जो पाकिस्तान हमारे लोगों की जान लेने आया था, फिर उसे हमने शरण क्यों दी? वहीं अखिलेश यादव ने पूछा कि जब भारतीय फौज मजबूत स्थिति में आ गई थी, तब सीज फायर क्यों कर लिया गया? यह किसके दबाव में किया गया? सुनिए। जब उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया, फिर भी हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तो हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को DGMO ने, पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। संप्रभुता ही स्वतंत्रता की सुनिश्चित करती है। इधर आजादी के अमृतकाल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उधर हमारी इंटीग्रिटी को चुनौती दी जा रही है। देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। ये हमारी विदेश नीति का संकट काल है। और जिस तरीके से हमारी सेना ने जो मुकाबला किया है, सीज फायर के बाद भी ड्रोन आ रहे थे, ये भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीको को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अमित शाह ने अपनी स्पीच में कश्मीर को लेकर पूरा लेखा जोखा भी दिया।
उन्होंने यूपीए सरकार के 2004 से 2014 और अपनी सरकार के 2015 से 25 के बीच आतंकवाद की घटनाओं, आतंकवाद के मसले पर कश्मीर में क्या कुछ बदला, उसका पूरा ब्यौरा सदन के सामने रखा। लोकसभा में दिए अमित शाह के बयान के मुताबिक 2004 से 14 के बीच 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जबकि 2015 से 25 के बीच 2,150 आतंकी घटनाएं हुई, जो कि 70% कम है। उन्होंने कहा कि 2004 से 14 के बीच 1,770 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 2015 से 25 के बीच यह संख्या रही 357। 80% की कमी उन्होंने गिनाई। शाह ने कहा कि 2004 से 14 के बीच 1,060 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई थी, लेकिन 15 से 25 के बीच यह संख्या 542 है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय पिछली सरकार की तुलना में आतंकवादियों की मृत्यु में 123% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कश्मीर में पत्थरबाजी और आंदोलनकारी हड़ताल, इसको लेकर भी अमित शाह ने आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हर साल लगभग 2,654 ऑर्गेनाइज्ड संगठित पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, लगभग रोज। हमारी सरकार में 2024 में शून्य हो गई है, एक भी नहीं हुई है। वहीं संगठित हड़ताल होती थी, कॉल दी जाती थी अलगाववादियों द्वारा। 132 दिन एवरेज कश्मीर बंद रहता था, लेकिन पिछले 3 साल में यह भी आंकड़ा शून्य है। पत्थरबाजी में हर साल लगभग 112 लोगों की मौत होती थी, जबकि पिछले 3 सालों में इस वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। तो लगभग 6,235 लोग हर साल पत्थरबाजी में घायल हो जाते थे, लेकिन अब यह मामला शून्य हो गया है। इतना ही नहीं, आगे वो बढ़े। कांग्रेस के शासनकाल में आतंकी वारदातों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में हमलों की संख्या आप खुद देख लीजिए। इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया, वो गुस्सा हो गई। प्रियंका ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर दिया कि आप कह रहे कोई नहीं हुआ, देखिए पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। टीआरएफ संगठन का जिक्र कर दिया कि महज 5 साल में 25 आतंकी वारदातें उसने की हैं। ये देखिए, 2004 के दिसंबर में कोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते। पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है, इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम टीआरएफ है, थोड़े दिनों बाद लेती है।
कौन है ये टीआरएफ? 2019 में ये गुट बना, 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और 2020 अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर